हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस स्टडी। आज है 11 मई 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे 11 मई का द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोज़ के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ से। इंडियन चाइनीज़ ट्रूप्स फेस ऑफ इन लद्दाख एंड सिक्किम। इंडिया और चाइनीज़ के ट्रूप्स के बीच दो लोकेशंस पे बॉर्डर पे फेस ऑफ की कंडीशन बनी। फेस ऑफ मतलब झड़प की कंडीशन बनी इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे। इंडिया और चाइना के ये जो दो लोकेशन है जहाँ पर फेस ऑफ हुआ है दोनों ट्रूप्स के बीच, ये लोकेशन है लद्दाख और सिक्किम। लद्दाख में और सिक्किम में इन दो लोकेशंस पे ये जो फेस ऑफ हुआ वो देखने को मिला है। सिक्किम में जो लोकेशन है उसका नाम है नाकुला। नाकुला एक पास है, नाकुला पास। ये नाथुला से कंफ्यूज नहीं करना है। नाथुला एक अलग पास है जो सिक्किम में है और नाकुला एक दूसरा पास है जो कि सिक्किम में है। सिक्किम के बिल्कुल नॉर्थ डायरेक्शन में ये नाकुला पास है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। नाकुला पास इंडिया और लद्दाख जो कि चाइना के ऑक्यूपेशन में है, वो दोनों की बॉर्डर को सेपरेट करता है। तो इस लोकेशन पे इंडिया और चाइनीज़ ट्रूप्स के बीच फेस ऑफ हुआ और ये लोकल लेवल पे निगोशिएशंस के बाद ये जो फेस ऑफ है ये रिजॉल्व किया जा सका। दूसरा जो लोकेशन हमने बात की, ये दूसरी लोकेशन है लद्दाख। और लद्दाख में ये जो लोकेशन है इसका नाम है पेंगोंग सो। पेंगोंग सो एक लेक है। पेंगोंग से लेक है जो कि अक्साई चिन एरिया के पास है, जहाँ पर पहले भी इंडिया और चाइनीज़ ट्रूप्स के बीच झड़प हो रखी है 2017 और 2019 में। तो दो बार पहले भी झड़प हो चुकी है दोनों ट्रूप्स के बीच। डोकलाम इंसिडेंट बहुत ज़्यादा फेमस है। इंडिया और चाइनीज़ ट्रूप्स के बीच डोकलाम में काफ़ी फेस ऑफ हुए थे पिछले कुछ सालों में। और अब सोंग पेंगसो पेंगसो लोकेशन पे ये जो फेस ऑफ है ये बताया गया है। ये लोकेशन है नाकुला पास की, जहाँ पर चाइना और इंडिया के ट्रूप्स के बीच फेस ऑफ देखा गया है। तो ये पहली लोकेशन है नाकुला पास जो सिक्किम और चाइना के बॉर्डर पे स्थित है। दूसरी जो लोकेशन है वो है जम्मू कश्मीर में लद्दाख रीजन और चाइना के तिब्बत रीजन के बीच में इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे। पेंगसो एक लेक है जो लद्दाख एरिया और तिब्बत एरिया में स्थित है। तो इंडिया में इसका 40% पार्ट है, इंडिया में इसका 40% पार्ट है और चाइना में करीब 60% पार्ट है ये यहाँ पर फेंगसो लेक। अगर हम इंडिया और चाइना की बॉर्डर को देखें तो इंडिया और चाइना का बॉर्डर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है वेस्टर्न साइड, दूसरा पार्ट है मिडिल या सेंट्रल सेक्टर और तीसरा पार्ट है ईस्टर्न सेक्टर। ये जो 3 सेक्टर है ये इंडिया में अलग अलग स्टेट्स और यूटीज़ को टच करते हैं। वेस्टर्न साइड का बॉर्डर लद्दाख यूनियन टेरिटरी को टच करता है। इसमें जो अक्साई चिन का एरिया है वो चाइना के द्वारा 1962 इंडिया चाइना वॉर के दौरान हड़प लिया गया। इसके बाद अगर हम नीचे आएंगे तो हिमाचल प्रदेश उत्तरांचल को टच करता है वेस्टर्न सेक्टर। मिडिल सेक्टर की साइड जाएंगे तो सिक्किम ऐसा स्टेट है, एक लौता ऐसा स्टेट है जो इंडिया और चाइना के मिडिल सेक्टर सेंट्रल सेक्टर में पड़ता है। ईस्टर्न सेक्टर में मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बॉर्डर को बनाती है और ये जो ऑरेंज कलर का एरिया है ये चाइना अपना पार्ट मानता है। इंडिया का और अरुणाचल प्रदेश का एरिया चाइना अपना पार्ट मानता है लेकिन ये इंडिया का पार्ट है। ये लाइन मैकमोहन लाइन कहलाती है। तो ये 3 सेक्टर हैं इंडिया और चाइना की बॉर्डर बनाने वाले। कौन कौन से स्टेट इंडिया और चाइना के बॉर्डर को टच करते हैं? तो इधर हो गया अरुणाचल प्रदेश, फिर सिक्किम, फिर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और यूनियन टेरिटरी लद्दाख। तो ये दोनों एरिया इंपॉर्टेंट है। पहला है पेंगोंग सो लेक और दूसरा है नाकुला पास सिक्किम। पेंगोंग सो लेक जम्मू कश्मीर, लद्दाख यूनियन टेरिटरीज और चाइना का बॉर्डर बनाती है और नाकुला पास सिक्किम और चाइना के बॉर्डर पे स्थित है। हम थोड़ी सी डिटेल्स पेंगोंग सो लेक के बारे में देख लेते हैं। ये पेंगोंग सो लेक इंडिया और चाइना दोनों रीजन्स में स्थित है। करीब 4350 मीटर की हाइट पे है। 134 किलोमीटर लंबी लेक है जिसका 60% पार्ट चाइनीज़ रीजन में है। करीब 60% इसका जो लेक का पार्ट है वो चाइना में यानी तिब्बतन ऑटोनमस रीजन में है जो चाइना की बाउंड्री में आता है। विंटर के टाइम में ये लेक बिल्कुल फ्रीज हो जाती है और ये सेलाइन लेक है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है कि ये जो लेक है इतनी हाइट पे होने के बावजूद भी ये फ्रेश वाटर लेक नहीं है, ये एक सेलाइन लेक है और विंटर के टाइम में पूरी तरीके से कंप्लीटली फ्रीज हो जाती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट इस लेक के बारे में पॉइंट है कि ये इंडस रिवर बेसिन का पार्ट नहीं बनाती। इंडस रिवर
इसी एरिया से होकर जाती है, बट ये पर्टिकुलर लेक इंडस रिवर का पार्ट नहीं बनाती। ये एक सेपरेट लैंडलॉक रिवर बेसिन है, एक तरह से इंटरनल ड्रेनेज है इस लेक में। इंटरनल ड्रेनेज का क्या मतलब हो गया, यानी कि ये लेक बिल्कुल ही लॉक्ड तरीके से है, लैंडलॉक्ड लेक है, और जो भी ड्रेनेज सिस्टम है वो इसी के अंदर आता है। इससे इसका आउटवर्ड किसी भी रिवर से कोई कनेक्शन नहीं है, इसीलिए भी ये लेक इंपॉर्टेंट है। इसी कारण से ये सेलाइन लेक है और इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट नहीं है। ये दो पॉइंट पेंगोंग सो लेक के इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ में है तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंडिया रिपोर्ट्स 128 मोर डेथ्स, 3,279 फ्रेश केसेस इन 24 आवर्स। पिछले कुछ दिनों से इंडिया में जो केसेस हैं वो काफ़ी तेज़ बढ़ रहे हैं। 3,000 से ज़्यादा केसेस हर 24 घंटे में देखे जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ डेथ्स और नंबर ऑफ़ केसेस दोनों बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। अभी जो टैली है ये करीब 65,000 से ज़्यादा पहुंच गया है। ये टैली हम देख लेते हैं आज की। ये आप देख सकते हैं टोटल जो इन्फेक्टेड पर्सन है इंडिया में वो 67,259 हो गए हैं। 67,000 से ज़्यादा केसेस हो गए हैं। टोटल नंबर ऑफ डेथ्स 2212 हैं, 2200 से ज़्यादा। और रिकवर्ड पर्सन जो है वो 20,900, करीब 21,000 तक पहुंच गए हैं। जो ये टैली है बहुत तेज़ी से 67,259 तक पहुंच गई है। यहाँ पर ग्राफ से इंडिया और बाकी कंट्रीज़ को कंपेयर किया गया है और केवल उन कंट्रीज़ को लिया गया है जिनमें कम से कम 50,000 केसेस रिसेंट टाइम में देखे गए हैं। तो ये जो सारी कंट्री हैं इनमें कम से कम 50,000 केसेस देखे गए हैं और इनसे कंपेयर किया गया है इंडिया को। अभी यूएस में जो केसेस हैं, यूएस का ग्राफ बिल्कुल अभी डाउन होता हुआ दिख रहा है। ये यूएस का ग्राफ है, ये कम होता हुआ दिख रहा है। इंडिया का जो अभी रिसेंट कंपैरिजन है वो रसिया, ब्राज़ील, पेरू से किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर डबलिंग जो टाइम है वो इंडिया के अकॉर्डिंग इंडिया के आसपास ही दिख रहा है। और जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं, जिस रेट से केसेस बढ़ रहे हैं वो भी इंडिया के रेट के बराबर ही दिख रहा है। तो रसिया, ब्राज़ील और इंडिया में जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है इंडिया का ग्राफ जो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, अभी कम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। नेक्स्ट न्यूज़ है नॉर्म्स इशूड फॉर रीस्टार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं उन कंपनीज़ के लिए, उन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए जो अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर रही हैं। हालांकि कुछ गाइडलाइंस पिछले कुछ दिनों में इशू की गई थी, लेकिन ये जो पर्टिकुलर गाइडलाइंस है ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सेफ्टी के रिगार्डिंग इशू किए हैं। सेफ्टी के रिगार्डिंग इसलिए इशू किए हैं कि अभी कोविड-19 के टाइम में कोई अनदर डिजास्टर कंपनीज़ में ना हो और ऐसी कोई पॉसिबिलिटी ना बने, इसलिए कंपनीज़ को एक फुल सेफ्टी से जो अपने मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ हैं वो करनी है। और ये जो गाइडलाइंस है ये कुछ पर्टिकुलर मटेरियल्स के रिगार्डिंग है, जैसे कि इनफ्लेमेबल मटेरियल्स काफ़ी कंपनीज़ में यूज़ किया जाता है, हैज़ार्डस केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं अलग अलग तरह की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, या फिर लुब्रिकेंट्स इशू किए जाते हैं कंपनीज़ को चलाने के लिए। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑयल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स और काफ़ी सारे टैंकर्स लगते हैं। तो इन सारी जो मटेरियल, ये सारे जो मटेरियल है इनको सेफली हैंडल किस तरह से किया जाए इसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस इशू की गई हैं एनडीएमए के द्वारा टू इंश्योर ऑल सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। और कंपनीज़ को ये भी रिकमेंड किया गया है कि वो अपनी सेफ्टी प्रोटोकॉल जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करें और प्रोडक्शन बिल्कुल हाई लेवल पर अभी के टाइम में अवॉइड करें। अभी हम एनडीएमए के बारे में थोड़ी डिटेल देख लेते हैं, बिकॉज इस बॉडी का नाम है न्यूज़ में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए। ये एक एपेक्स बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, विथ ए मैंडेट टू ले डाउन पॉलिसीज़ फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर को मैनेज करने के लिए जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो एनडीएमए ही उन पॉलिसीज़ में अपने इनपुट देता है। एनडीएमए को इस्टेब्लिश किया गया था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के द्वारा। 23 दिसंबर 2005 को ये एक्ट इनेक्ट किया गया था। इसको इट केम इनटू इफेक्ट। एनडीएमए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी फ्रेमिंग, लेइंग डाउन गाइडलाइंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर कोऑर्डिनेटिंग विद स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो एनडीएमए एक नेशनल अथॉरिटी है, ये स्टेट में जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अथॉरिटीज़ हैं जिनको स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ कहते हैं, उनके साथ तालमेल बिठा के कोऑर्डिनेट करके नेशनल ये जो डिजास्टर रिलेटेड गाइडलाइंस को फॉलो करती है और इनसे रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ बनानी है उनके बारे में अपने इनपुट्स गवर्नमेंट को भेजती है।
अब ये एनडीएमए का जो मेन काम है वो है टू इंश्योर अ होलिस्टिक एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव और होलिस्टिक एक अडॉप्ट या अप्रोच अपनाई जाए जिससे कि डिजास्टर होने की पॉसिबिलिटी कम से कम हो सके। अब सबसे बड़ी बात आती है कि एनडीएमए का हेड कौन होता है। तो एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो अभी है वो एनडीएमए के हेड हैं और इसमें जो मैक्सिमम सदस्य हैं इसके मेंबर हैं वो 9 अदर मेंबर्स हो सकते हैं। यानी कि एक हो गए प्राइम मिनिस्टर और बाकी 9 मेंबर, टोटल 10 मेंबर की ये बॉडी है। 2014 से अभी तक 4 अदर्स मेंबर हैं इसमें, तो टोटल 10 मेंबर हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर प्लस 9। इस तरह से याद किया जा सकता है। ये जो बॉडी है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ क्लोजली काम करती है कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, अलग अलग एजेंसीज की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, और ये अलग अलग डिजास्टर से रिलेटेड प्रैक्टिसेस डेवलप करना इसका काम है। हैंड ऑन ट्रेनिंग देना टू डील विद डिजास्टर। जो मॉक ड्रिल्स होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट से बचने के टाइम किस तरह से मॉक ड्रिल करनी चाहिए, डिजास्टर के टाइम कैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के द्वारा या इंडस्ट्रियल यूनिट्स के द्वारा अपने एम्प्लॉयज़ को गाइडलाइंस देनी चाहिए, वो सारी गाइडलाइंस एनडीएमए के द्वारा ही रिलीज़ की जाती हैं। तो एनडीएमए नेशनल लेवल पे है। इसके नीचे अगर हम जाएंगे स्टेट लेवल पर तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोकल अथॉरिटीज़ भी हैं। तो एक तरह से पूरा चार्ट बनाया गया है जिसको कोऑर्डिनेट करने का काम एनडीएमए का है। नेक्स्ट न्यूज़ है ट्राइंग अप विद टोडास टू कीप वायरस एट बे। टोडास एक ट्राइबल ग्रुप है जो तमिलनाडु में नीलगिरी एरिया में रिसाइड करता है। टोडास की यहाँ पर बात की गई है तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर टोडास एक ट्रेडिशनल ट्राइबल ग्रुप है और आर्टिजन की स्किल रखते हैं ये लोग। मेनली ये नीलगिरी एरियाज़ में रहते हैं। तो अभी टोडास ट्राइब के द्वारा एम्ब्रॉयडरी का यूज़ करके मास्क बनाए जा रहे हैं, क्लॉथ मास्क बनाया जा रहा है टोडास के द्वारा। ऐसे टाइम में जब मास्क की कमी हो रही है तो एक तरह से ट्राइबल कम्युनिटी को मास्क के थ्रू एक लाइवलीहुड ऑप्शन मिल रहा है। एम्ब्रॉयडरी को टोडास के द्वारा ट्रेडिशनल टाइम से यूज़ की जाती है, एक तरह से ये इनकी ट्रेडिशनल स्किल मानी जाती है। तो इस समय कोविड-19 के टाइम में इंडिजीनियस टोडा आर्टिस्ट और मेनली वुमेन इन्वॉल्व है ऐसे मास्क बनाने में, यानी कि मास्क मेकिंग एक्टिविटीज़ में काफ़ी सारी टोडा वुमेन इन्वॉल्व हैं। और ये लोकल अथॉरिटीज़ के लिए, जैसे कि लोकल रेजिडेंट हैं या लोकल पुलिस है या सैनिटरी वर्कर्स हैं, तो इन लोगों के लिए टोडा ट्राइबल्स के द्वारा मास्क बनाया जा रहा है। तो एक तरह से ये जो मास्क है ये इनको लाइवलीहुड ऑप्शन भी दे रहा है और जो लोकल लोग हैं उनके लिए जो मास्क की कमी हुई है उसको भी पूरी कर रहा है। तो टोडा इंपॉर्टेंट है, ये नीलगिरी में रिसाइड करने वाली एक ट्राइब है और काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछी गई है। टोडा पीपल आर द्रविडियन एथनिक ग्रुप। ये एक द्रविडियन एथनिक ग्रुप है जो नीलगिरी माउंटेन में तमिलनाडु में रिसाइड करते हैं। तो ये याद रखना है एग्जाम के लिए। टोडा ट्राइबल ग्रुप है जो नीलगिरी तमिलनाडु में रिसाइड करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि इंडिया के द्वारा जो नया एक रूट डेवलप किया गया है कैलाश मानसरोवर के लिए, जो उत्तराखंड नेपाल बॉर्डर पे लिपुलेख पास से जाता है। इस पर्टिकुलर रूट के इनॉग्रेशन के बाद नेपाल के द्वारा एक ऑब्जेक्शन रजिस्टर किया गया। नेपाल ने इस रूट पे ऑब्जेक्ट किया है। नेपाल का मानना है ये कि इंडिया और नेपाल के बीच काला पानी एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जो अभी तक डिसाइड नहीं है और नेपाल इस टेरिटरी को अपना पार्ट मानता है। इंडिया का मानना है कि ये काला पानी इंडिया में है। तो इस कारण से नेपाल ने अब डिसाइड किया है कि अपनी बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी है वो इंक्रीज़ करेगा नेपाल। ज़्यादा आर्म पर्सोनल अब डिप्लॉय करने वाला है नेपाल इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद। नेपाल का कहना है कि जो भी बॉर्डर एग्रीमेंट 2014 में प्राइम मिनिस्टर लेवल पे साइन किए गए थे वो फॉलो किए जाने चाहिए और इंडिया के द्वारा जो है कि यूनिलेटरली उस एरिया में कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, ये नेपाल का मानना है। बट इंडियन गवर्नमेंट का बिल्कुल ही क्लियर स्टैंड है कि डिपुलेख पास इंडिया में उत्तराखंड में स्थित है और हम केवल अपनी टेरिटरी से ही ये जो रोड है वो निकाल रहे हैं। कालापानी रीजन इज क्लेम्ड बाय नेपाल बट इंडिया हैज़ बिन मेंटेनिंग दैट न्यू पॉलिटिकल मैप जो 2019 में इंडिया का रिलीज़ किया गया था वो बिल्कुल एक्यूरेट है, वो सही है। अब हम कालापानी के बारे में कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं जो हमने कल भी देखा था। कालापानी टेरिटरी एक डिस्प्यूटेड एरिया बन गया है इंडिया और नेपाल के बीच, बट करेंटली अभी ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। इंडिया में उत्तराखंड स्टेट में पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है ये कालापानी रीजन और यहाँ पर लिपुलेख पास है
जिससे नई कैलाश मानसरोवर के लिए जो रोड है वो जा रही है, जो BRO के द्वारा बनाई गई। नेपाल का क्लेम है कि ये नेपाल के एरिया में, धारचूला डिस्ट्रिक्ट में जो नेपाल के एरिया में आता है, उसमें कालापानी पड़ता है। कालापानी रीजन को मैप में यहाँ पर आप देख सकते हैं। कालापानी रीजन एक ट्राई जंक्शन पर स्थित है। इंडिया, नेपाल और चाइना के ट्राई जंक्शन पे कालापानी स्थित है। कालापानी रीजन में ही लिपुलेख पास पड़ता है, जहाँ से नई कैलाश मानसरोवर के लिए रोड पास करती है BRO के द्वारा जो बनाई गई। तो ये कालापानी रीजन इंडिया और चाइना के बीच अभी डिस्प्यूटेड टेरिटरी बना हुआ है। कालापानी रीजन 372 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो इंडिया, नेपाल, चाइना के ट्राई जंक्शन पे है। इंडिया क्लेम करता है कि ये उत्तराखंड का पार्ट है, नेपाल क्लेम करता है ये नेपाल का पार्ट है। जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, इसका अगर हम हिस्टोरिकल टाइमलाइन देखें तो ये सगौली ट्रीटी के टाइम से चल रहा है। अब सगौली ट्रीटी कब हुई थी, किसने की थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री के भी। और अभी चूंकि इंडिया नेपाल में इस कालापानी रीजन के कारण ये पर्टिकुलर एरिया न्यूज़ में है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो गया। अब सगौली ट्रीटी 1816 में ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच साइन की गई। ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच 1816 में साइन की गई। इस ट्रीटी में ये बताया गया था कि महाकाली रिवर इंडिया और नेपाल के बीच की बाउंड्री है। अब प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पर, अगर हम एक रिवर की बात करें तो नॉर्मल रिवर अपना हिमालयन रिवर्स अपना कोर्स बहुत ज़्यादा चेंज करती रहती हैं। तो इस पर्टिकुलर रिवर की अगर हम बात करें, ये इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है, तो यहाँ पर ये जो रिवर है इसका ओरिजिन पॉइंट बिल्कुल क्लियर नहीं है और रिवर की अलग अलग टेरिटरीज़ भी बनी हुई हैं। यानी कि कुछ टेरिटरीज़ वेस्टर्न साइड में है, कुछ टेरिटरीज़ ईस्टर्न साइड में है। तो अब नेपाल का मानना यह है कि वेस्टर्न साइड वाली टेरिटरी, यानी कि ये वाली टेरिटरी, इसको नेपाल मेन काली रिवर मानता है और उसको लगता है कि यही काली रिवर है, इसलिए ये पूरा जो एरिया बनता है वो नेपाल का है। इंडिया का क्या मानना है, इंडिया कहता है कि नहीं, ये वाली रिवर जो ईस्टर्न साइड में है वो मेन काली रिवर है और ये पूरा एरिया इंडिया के पास है। और इसमें कोई भी क्लैरिटी सगौली ट्रीटी में अंग्रेजों के द्वारा नहीं दी गई थी, जिसके कारण ये पूरा डिस्प्यूट इमर्ज हुआ और इसी कारण से ये अभी तक चल रहा है। तो एक तो रिवर्स के कोर्स चेंज होते रहते हैं, दूसरा रिवर का ओरिजिन बिल्कुल क्लियर तरीके से सगौली ट्रीटी में नहीं दिया गया था। डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री क्लियर नहीं थी, इसके कारण से ये जो डिस्प्यूट है वो बना हुआ है। कालापानी एरिया में जो लिपुलेख पास है वो स्ट्रेटेजिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। 1962 से ये जो कालापानी एरिया, ये ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के द्वारा देखी जा रही है, मैनेज की जा रही है। और 1962 में जो इंडिया चाइना वॉर हुई थी, उसके बाद इंडिया ने इस जो लोकेशन पे काफ़ी अपने जो ट्रूप्स हो वो डिप्लॉय किए और चाइना पे नज़र रखने के लिए ये जो एरिया है बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। इसके अलावा ये एंशिएंट टाइम से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज लिपुलेख पास कालापानी रिवर की वैली के बिल्कुल टॉप पे है और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक एंशिएंट पिलग्रिम, जो कि एक एंशिएंट पिलग्रिम साइट है, उसके लिए इंडियन रूट को बनाता है। इसके अलावा अगर हम भोटियास की बात करें, जो उत्तराखंड में ट्राइबल ग्रुप है, इन भोटियास के द्वारा इस रूट का यूज़, यानी लिपुलेख पास का यूज़ अपने ट्रेडिंग करने के लिए, तिब्बतन एरिया में ट्रेडिंग करने के लिए यूज़ किया जाता था। तो काफ़ी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है इस पर्टिकुलर एरिया का और लिपुलेख पास का। नेक्स्ट न्यूज़ है, NIV डेवलप्स टेस्ट टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज़। NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, जो कि पुणे में स्थित है। ये ICMR की एक लेबोरेटरी है और काफ़ी न्यूज़ में रहती है ये पर्टिकुलर लेबोरेटरी अपने रिसर्च के कारण। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में है। इसने एक नया टेस्ट डेवलप किया है जिसको एलिजा टेस्ट बोला जा रहा है। इस टेस्ट का नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे ये एंटीबॉडीज डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। It is used to detect antibodies that the body develops in response to infection by coronavirus या SARS-CoV-2 नोवेल कोरोना वायरस। तो इस टेस्ट किट का यूज़ करके जो सार्स कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस का जो टेक्निकल नाम है, जो साइंटिफिक नाम है, वो है SARS-CoV-2 वायरस। तो इस वायरस से फाइट करने के लिए बॉडी जो एंटीबॉडी डेवलप करती है, उस एंटीबॉडी का पता लगा के ये पता लगाया जा सकता है कि किसी पर्सन की बॉडी में कोरोना वायरस है कि नहीं, कोई पर्सन इन्फेक्टेड है कोरोना वायरस से या नहीं। तो ये जो टेस्ट किट है
ये एलिजा टेस्ट है, ये केवल एंटीबॉडी को आइडेंटिफाई करेगी। अगर किसी पर्सन की बॉडी में ये एंटीबॉडी है, मतलब कि उसे कोरोना डिजीज या कोरोना, वो पर्टिकुलर पर्सन कोरोना से इन्फेक्टेड है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो एलिजा टेस्ट है ये पास्ट इन्फेक्शन को भी चेक करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। अगर किसी पर्सन को पहले इन्फेक्शन हुआ हो उसका भी पता इससे लगाया जा सकता है, और अगर उस पर्सन में सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं कोरोना वायरस के, उसके बारे में भी पता लगाया जा सकता है एलिजा टेस्ट से। तो ये डबल फायदे हैं इस टेस्ट के। अभी तक इंडिया की तरफ से RT-PCR टेस्ट किया जा रहा था जो केवल करंट इन्फेक्शन बताता है। अगर कोई पर्सन टेस्टिंग के टाइम पे कोरोना से इन्फेक्टेड है, केवल उसी बात को बता सकता है RT-PCR, लेकिन एलिजा टेस्ट अगर कोई पर्सन पास्ट में भी कभी इन्फेक्टेड रहा होगा उसके बारे में भी बताया जा सकता है, बिकॉज ये एंटीबॉडी को आइडेंटिफाई करता है और एंटीबॉडी ह्यूमन बॉडी में काफ़ी लंबे टाइम तक रहती है। अब ये जो एलिजा टेस्ट है ये काफ़ी पहले से यूज़ किया जा रहा था और ये मेनली HIV इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए अभी तक यूज़ किया जा रहा था। तो HIV इन्फेक्शन के लिए जो एंटीबॉडी क्रिएट होती है बॉडी में, तो उनको चेक करने के लिए यूज़ किया जा रहा था। अब ये कोरोना वायरस यानी SARS-CoV-2 नोवेल कोरोना वायरस को आइडेंटिफाई करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। ये पहली बार है कि इंडिया ने अपनी इंडिजीनियस एलिजा टेस्ट डेवलप किया है कोरोना वायरस के लिए। अभी तक इंडिया क्या है, मेनली चाइना से टेस्ट किट मंगा रहा है, लेकिन काफ़ी क्वालिटी का इशू होने के कारण ICMR ने काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट को ये बोला था कि वो अभी टेस्ट रोक दे, और क्वालिटी के टाइम टू टाइम काफ़ी इशू हुए जो बाहर से टेस्ट किट आ रही हैं, मेनली जो चाइना से आ रही हैं। तो अब ये जो नई टेस्टिंग क्रिएट की गई, इनोवेट की गई एलिजा नाम से कोरोना वायरस के लिए NIV पुणे के द्वारा, तो काफ़ी कारगर सिद्ध हो सकती है अभी कोरोना वायरस के टाइम भी, और आगे भी अगर इन केस कोई पेंडेमिक होती है तो पेंडेमिक के टाइम में, क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ से मटेरियल मंगाना काफ़ी बड़ा चैलेंज बन जाता है। एक तो दूसरी कंट्रीज जो बेचती है मटेरियल वो अपने प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई कर लेती है, दूसरा जो सप्लाई लाइन होती है वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो जाती है पेंडेमिक के कारण। तो अगर ये लोकली बन रही हो ये दवाइयाँ, तो हम अपनी कंट्री में लोकली कितनी भी मैन्युफैक्चरिंग करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो एक तरह से इंडिया की जो डिपेंडेंसी है दूसरी कंट्रीज़ पे मेडिकल सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, तो वो भी दूसरों पे कम होती है डिपेंडेंसी, और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कंट्री का बढ़ता है। अगर हम एलिजा टेस्ट की बात करें तो ये मेनली, जैसे हमने बात किया, एंटीबॉडी टेस्टिंग करती है। एंटीबॉडी टेस्टिंग अभी 75 जो डिस्ट्रिक्ट हैं जो हॉटस्पॉट है इंडिया में, उनसे करीब 30,000 सैंपल्स लिए गए हैं। उन सैंपल्स को टेस्ट किया जाएगा एलिजा टेस्ट से। इन दो मेथड में जो डिफरेंस है वो इंपॉर्टेंट है। RT-PCR मेथड में कोरोना वायरस का RNA आइडेंटिफाई किया जाता है, और RNA केवल करंट लेवल ऑफ इन्फेक्शन ही बताता है। RT-PCR से अगर कोई पर्सन कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है और उसको टेस्ट किया जाए, तभी उस पर्सन की जो एक्चुअल कंडीशन है वो पता लगाई जा सकती है। लेकिन अगर एक बार उसको कोरोना वायरस का खतरा उस पर टल गया है या वो सही हो गया है, तो ये नहीं पता लगाया जा सकता कि पहले उसे कभी कोरोना वायरस था कि नहीं था, बिकॉज RNA केवल करंट लेवल पे ही आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। लेकिन जो एलिजा टेस्ट अभी डेवलप किया गया है, ये पास्ट कोरोना वायरस इन्फेक्शन के भी बारे में पता लगा सकता है, और असिम्पटोटिक यानी सिम्टमलेस कोरोना वायरस के बारे में भी बता सकता है। तो इट इज़ मोर बेटर देन RT-PCR टेस्ट जो किया गया है NIV पुणे के द्वारा। तो अब हम NIV पुणे के बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। ये इंस्टीट्यूट जो है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है जो पुणे में स्थित है। ये इंडिया का वायरोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। इंडिया में जो वायरस की रिसर्च की जाती है उससे रिलेटेड रिसर्च इस इंस्टीट्यूट में की जाती है। ये ICMR की काफ़ी इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी की तरह काम करता है। इसका प्रीवियस नाम वायरस रिसर्च सेंटर ही था, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था रॉकफेलर फाउंडेशन की हेल्प से। ये WHO ने इसको साउथ ईस्ट एशिया के लिए एक रेफरेंस लेबोरेटरी बनाया है। WHO ने इसको डेजिग्नेट किया है कि साउथ ईस्ट एशिया के लिए एक रेफरेंस लेबोरेटरी होगी NIV पुणे। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1952 में, 1952 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ है BPRD स्क्रैप्स ऑनलाइन मैनुअल ऑन आइडेंटिफाई फेक न्यूज़। हमने कल पढ़ा था कि BPRD ने एक ऑनलाइन फेक न्यूज़ और ऑनलाइन फेक वीडियोस को आइडेंटिफाई करने के लिए पुलिस के लिए गाइडलाइंस, एक सीरीज़ ऑफ गाइडलाइंस इशू की हैं। लेकिन अभी BPRD ने वो जो अपनी गाइडलाइंस थी वो ट्विटर से डिलीट कर दी हैं। उसका कारण इनके द्वारा बताया गया है कि कुछ टेक्निकल फ्लॉज थे जिसके कारण ये अभी डिलीट की गई। अभी मॉडिफाई करके इसको चेंज करके दोबारा से रिलीज़ किया जाएगा। तो हमारे लिए यहाँ इंपॉर्टेंट है BPRD एज ए ऑर्गेनाइजेशन। तो
तो इसलिए हम बीपीआरडी के बारे में देख लेते हैं। बीपीआरडी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जो पुलिसिंग से रिलेटेड रिसर्च और डेवलपमेंट का काम करती है। पुलिस को मॉडर्नाइज करने के लिए जो रिसर्च की जाती है कंट्री में, वो बीपीआरडी के द्वारा की जाती है। इसको सेटअप किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था 1970 में, और इसका जो मेन पर्पज़ है वो पुलिस के मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड काम करना है। पुलिस को कैसे मॉडर्नाइज किया जाए उससे रिलेटेड काम बीपीआरडी के द्वारा किया जाता है। ये एक मल्टीफेसेटेड कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है, जो गवर्नमेंट को कंसल्ट करती है, अपने रिकमेंडेशन देती है पुलिसिंग में इम्प्रूवमेंट करने के लिए। इस समय अभी इसमें 4 डिवीज़न हैं: रिसर्च डिवीज़न, डेवलपमेंट डिवीज़न, ट्रेनिंग डिवीज़न एंड करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन। 1970 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अभी इसके डायरेक्टर जनरल हैं वीएसके कौमुदी, और इसकी पेरेंट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। बीपीआरडी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत अपना काम करता है। वर्ल्ड पेज पे न्यूज़ है, क्लस्टर्स इन साउथ कोरिया जर्मनी सो रिस्क ऑफ सेकेंड वेव। कोरोना वायरस की सेकेंड वेव की कंडीशन देखने को मिल रही है साउथ कोरिया, जर्मनी में, और चाइना में भी कुछ केसेस न्यूज़ में आए हैं। सेकेंड वेव क्या है कोरोना वायरस की? कोरोना वायरस जब एक बार कोई पर्सन क्योर होने के बाद दोबारा कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड होता है, दोबारा से उसमें कोरोना वायरस के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो उसे बोलते हैं सेकेंड वेव। सेकेंड वेव इसलिए आ सकती है क्योंकि अभी तक कोरोना वायरस कंप्लीटली, इसकी कोई दवाई अभी तक डेवलप नहीं की गई है, कोई इसकी मेडिसिन नहीं आई है, और इस कारण से ये पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। इसलिए जब भी इसको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है तो इट कैन अगेन रीडेवलप। इसी कारण से जो रिस्ट्रिक्शंस ईज़ किए जा रहे हैं या रिलैक्स किए जा रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो वहाँ पर उन रिस्ट्रिक्शंस हटने के कारण ऐसा माना जा रहा है कि सेकेंड वेव भी जल्दी आ सकती है। पूरे वर्ल्ड में 41 लाख से ज़्यादा कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोग हैं, 2,84,000 से ज़्यादा डेथ हो चुकी हैं, और 15 लाख से ज़्यादा लोग रिकवर कर चुके हैं। अगर हम कंट्री वाइज ये डेटा देखें तो यूएसए अभी भी टोटल पर्सनस के मामले में टॉप पे है। 13 लाख से ज़्यादा लोग यूएसए में इन्फेक्टेड हैं। सेकंड नंबर पे स्पेन है, फिर रसिया है, फिर यूके। तो ज़्यादातर जो कंट्रीज़ इन्फेक्टेड है इस डिजीज़ से, इस वायरस से, वो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। इसलिए अगर रिस्ट्रिक्शन रिलैक्स कर दी जाएंगी तेज़ी से तो पॉसिबिलिटी बनती है कि सेकेंड वेव कोरोना वायरस की आ जाए। इसलिए जो लॉकडाउन की कंडीशन है वो स्ट्रिक्टली फॉलो की जानी चाहिए, और बहुत ही केयरफुल्ली रिस्ट्रिक्शन लिफ्ट की जानी चाहिए। तो ये थे आज के न्यूज़ आर्टिकल्स। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।